Today I'm going to discuss PYQ। BPSC का PYQ है, ये मेंस का, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ नेहरू इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए एंड अगर मैं होती तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे हैंडल करती। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया ने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखा है। अगर मैं पॉलिटी वाइज बात करूँ या इकोनॉमी वाइज बात करूँ, चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई है। अगर मैं पॉलिटिकल एंगल से देखूँ तो बिफोर इंडिपेंडेंस मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था कहीं ना कहीं कांग्रेस डोमिनेटेड था। बट अगर मैं आज का बात करूँ तो आज कहीं ना कहीं इट्स अ कोएलिशन एरा। ठीक है, तो एक इतना लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हमने कवर की है, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है। फिर अगर मैं इकोनॉमिक वाइज बात करूँ तो एक टाइम था जब इंडिया वाज नॉट इवन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। एक बहुत ही फ्रजाइल इकोसिस्टम था हमारा इकोनॉमिक के टर्म्स में। बट आज के डेट पे अगर हम देखें तो इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, और आज हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो देख सकते हैं कि कैसे हमने बहुत ही चेंजेस को देखा है एंड और ये पॉजिटिव चेंजेस रही है। तो ये किसका देन है? कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे विजनरी लीडर्स थे, ये उनका ही कंट्रीब्यूशन है। और उसी कंट्रीब्यूशन में जवाहरलाल नेहरू का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, ही बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इन द नेशन मेकिंग, तो वो कहीं ना कहीं 5 फैक्टर्स है जिसके अराउंड ये पूरा आंसर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, सबसे पहला तो नेशन मेकिंग के बारे में अगर आप बात करो नेहरू के, तो पहला चीज़ तो वो करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना। तीसरा है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। चौथा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करना। एंड फोर्थ है एक वॉइस्ड फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करना। तो ये इनकी 5 पिलर्स बोल लो ऑफ नेहरू लेगेसी। ठीक है, तो इसको ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है? यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे और भी बहुत सारे नेशंस को भी इंडिपेंडेंस मिला था, बट सैडली बहुत सारी नेशंस अच्छे से अबाइड कर नहीं पाई डेमोक्रेसी को एंड दे टॉपल्ड। कहीं पे जनता रूल इस्टेब्लिश हो गया, कहीं पे मिलिट्री टेक ओवर हो गया, कहीं ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और हमारे में मिलिट्री का इतना ज़्यादा टेक ओवर नहीं था। ये कहीं ना कहीं नेहरू जी का विजन था कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे पार्लियामेंट हैज़ टू बी सुप्रीम एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी द सुप्रीम फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे द विजन ऑफ नेहरू इज रिलेवेंट इवन टुडे। इवन टुडे वी आर स्टैंडिंग टॉल एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, उसके बाद फिर आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर हम सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें तो नेहरू ऑलवेज बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ साइंटिफिक डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ जनरेटिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थर्ड इज़ कि वो सर्वधर्म संभवम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और बिलीव करते थे। ठीक है, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 to 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये भी नेहरू जी बहुत ज़्यादा ही इन्विजन करा था उन्होंने कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हम रिलीजन्स का फ्रीडम देंगे सबको। तो ये चीज़ आज भी रेलेवेंट है। टुडे इंडिया इज डाइवर्सिफाइड बट स्टिल वी आर यूनिफाइड। इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइडिया which was the vision of Nehru, and it is relevant even today. Then third है welfare state. Nehru was always vocal about the welfare of the downtrodden in the society, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो आउटकास्ट कोई कम्युनिटी हो, वो हमेशा से सबके वेलफेयर के बारे में प्रोग्राम्स लॉन्च करते थे। फॉर एग्जांपल राइट टू ईट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फेयर कंपनसेशन ऑफ लैंड। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी उनके एरा में हुआ था। और आज हम जन भागीदारी के बारे में बात करते हैं, लिविंग नो वन लेफ्ट बिहाइंड, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसका जेनेसिस वहीं से आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कैसे ही इज़ रेलेवेंट इवन टुडे इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उसके बाद फोर्थ कंट्रीब्यूशन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस। जैसे कि हमारी आईआईटीज़ है, आईआईएम्स है, सीएसआईआर है, इसरो है। इसका जेनेसिस नेहरू एरा के ही टाइम पे हुआ था और आज ये कितना ज़्यादा
नेशन मेकिंग में इनका योगदान है। जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, सब कहीं ना कहीं ये IITs IIMs इसरो ही कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये नेहरू के विजन आज भी इतना ही ज़्यादा इंटैक्ट है और इतना ही ज़्यादा रेलेवेंट है आज के डेट में भी। ठीक है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने 5 ईयर प्लान्स लेकर आए वो। फिर कैसे उन्होंने बोला कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी नेसेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इवन टुडे, आज भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज भी हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के बारे में बात करती है। आज भी हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि द आइडिया ऑफ नेहरू इज़ रेलेवेंट इवन टुडे इन द मेकिंग ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू। अगर हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू के बारे में बात करें तो हम दो जो उनकी आइडिया थी, एक तो नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और दूसरा पंचशील, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें ये था कि वो हमेशा से ही वोकल थे इस चीज़ को लेकर कि इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक, ना ही USA ना ही USSR पे अलाइंड रहेगा। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहने वाले हैं। तो ये आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में हम इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इंडिया इज़ वोकल अबाउट इट्स ओन टर्म्स, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा कोई भी चीज़। तो हम देख सकते हैं कि द रेलेवेंस ऑफ नेहरू इज़ इवन टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद फिर सोसाइटल और कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि ही वॉज अ चेरिस्मेटिक लीडर, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता था और एक विजनरी लीडर थे। उसी तरीके का लीडर हमें आज भी देखते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडियाज़। तो हम देख सकते हैं कि जो उनका आइडिया था एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स, वो आज की गवर्नमेंट का भी फोकस है। आज भी हम इन्हीं पिलर्स पे कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गोना टैकल दिस क्वेश्चन एंड लास्टली विल कंक्लूड दैट नेहरू हमेशा यही बोलते थे कि हमें अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से फेयर करने की ज़रूरत है तो दैट इज़ एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, इनइक्वालिटी, और इस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के भी डेट में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। आज भी कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। उस टाइम पे भी हम बोलते थे, ये हम आज भी बोल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेलेवेंस तो आज भी है इस चीज़ का। और जो उनकी आइडियाज़ थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड देन अंत्योदय, और ये सारी जो भी आइडियाज़ थी उन पे हमें आज भी फोकस करने की ज़रूरत है। आज भी हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। रोड अहेड इज़ लॉन्ग फॉर इंडिया एंड इनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फॉलो करके हम आज भी नेशन मेकिंग में काम कर सकते हैं एंड आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी गोना हैंडल दिस क्वेश्चन एंड या दैट्स ऑल, बाय।